Methods of calculating national income. This is your first topic. Circular flow model chapter number 2 reveals that national income can be viewed from 3 different angles. हमने सर्कुलर फ्लो मॉडल पढ़ा हुआ था चैप्टर नंबर 2 में, तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो नेशनल इनकम होती है उसको 3 डिफरेंट एंगल से हम देख सकते हैं. फर्स्ट, it is the sum total of value addition in the economy. Second, it is the sum total of income generated in the economy. And next one is इट इज़ द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. एक तो जिसमें हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, इनकम जनरेशन की बात करते हैं और एक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं. करस्पॉन्डिंग टू 3 डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट नेशनल इनकम, द इकोनॉमिस्ट हैज सजेस्टेड 3 डिफरेंट मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. फर्स्ट इज वैल्यू एडिड मेथड, सेकेंड इज इनकम मेथड, थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड. First method is value added method and another name is product method. Value added method measures national income in terms of value addition by each producing enterprises in the economy during an accounting year. This is known as industrial origin method or net output method. क्या बोला गया है? वैल्यू एडिड मेथड वो मेथड होती है जिसमें हम नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज इन द इकोनॉमी. This is also known as industrial origin method. An estimation of the contribution of all producing enterprises to the production in the domestic territory of the country during the year is equal to the market value of GDP called GDP at MP. इन्होंने बोला है कि जो भी प्रोडक्शन या जो भी कंट्रीब्यूशन सारी प्रोडक्शन यूनिट्स करती हैं उसको हम किस चीज़ में मेज़र करते हैं, किस चीज़ के इक्वल में लेते हैं. मार्केट वैल्यू ऑफ GDP और इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ GDP called GDP at MP. It is adjusted to find NNP at FC और नेशनल इनकम. फर्स्ट टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है वैल्यू एडिड. वैल्यू एडिड हम क्या होती है? वैल्यू एडिड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट इन एन इंटरप्राइजेज एंड वैल्यू ऑफ इट इन इंटरमीडिएट कंजप्शन. इंटरमीडिएट कंजप्शन हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था. वैल्यू एडिड कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. सपोज वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 100 and intermediate consumption is 80, so the value added is equal to 100 minus 80, that is 20. Value of output क्या होता है? It refers to the market value of goods and services produced by the firm during an accounting year. If the output, entire output of the year is sold during the year, then value of output is equal to sales. अगर सारा output sale हो जाएगा तो value of output हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा? सेल्स के इक्वल हो जाएगा. If some output remains unsold, it is added to the firm's inventory stock and it is expressed as change in stock. अगर कुछ आउटपुट सेल होने से रह गया है तो वो उसको हम क्या करेंगे? सेल्स में ऐड करके शो करेंगे. यहाँ पे इन्होंने एक इक्वेशन शो की है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड. चेंज इन स्टॉक क्या होता है? चेंज इन स्टॉक इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो चेंज इन स्टॉक निकल आएगा. और इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है? ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था. इट रेफर टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट all input other than factor input of land, labor, capital and entrepreneur. It includes value of raw material used in the process of production. अब हम illustration नंबर 1 में ये चीज़ समझेंगे कि वैल्यू एडिड मेथड कैसे एस्टिमेट की जाती है या वैल्यू एडिड हम कैसे एस्टिमेट करते हैं. Here table number 1 is giving estimating the value added. Producing enterprises are 4. 4 producing enterprises दी हुई हैं, farmer, flour mill, baker and shopkeeper. Value of output दिया हुआ है 600, 800, 1000, 1200. Intermediate goods या intermediate consumption कितना दिया है? 200, 600, 800 and 1000. अब value added find out करनी है तो value of output minus intermediate consumption मतलब 600 minus 200 तो 400, 800 minus 600 तो 200, 1000 minus 800 so 200 and 1200 minus 1000 so it will be 200. In table number 1 it is assumed that the production of wheat involves the cost of intermediate consumption of 200. It may be includes the cost of input seeds fertilizer. अब इन्होंने बोला है कि अगर हम वीट का प्रोडक्शन करते हैं तो इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना हो रहा है? 200 यूनिट्स का. और ये 200 किस किस चीज़ का खर्चा है? इरिगेशन के एक्सपेंसेस हैं, सीड्स के, फर्टिलाइज़र के, इन सब चीज़ों के. अकॉर्डिंगली वैल्यू एडेड बाय द फार्मर इज इक्वल टू 600 माइनस 200 दैट इज 400. द फ्लोर मिल बाइज बीट फॉर ₹600 एंड सेल फ्लोर for ₹800. So value addition by the floor mill will be 800 minus 600 that is 200.
Further, the baker buy flour for rupees 800 and sell the bread for rupees 1000 to the shopkeeper. The value added by the baker will be 1000 minus 800, that is 200. And then the shopkeeper buys the bread for rupees 1000 and sell to the customer, that is sold to the household person, that is customer, for rupees 1200. So value addition will be 200. The gross value added by all producing enterprises is 400. 200 is 400 plus 200 plus 200 plus 200 मीन्स जो टोटल का कॉलम दिया हुआ है उसमें देखिए टोटल वैल्यू एडेड कितना हो जाएगा 1000. तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड को से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सो हमें वैल्यू एडिशन लेना फाइंड आउट करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन लेना पड़ेगा कि सारी इंटरप्राइजेज ने कितना वैल्यू एडिशन किया है. यहाँ पे एक फोकस जोन में दिया हुआ है जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. इससे क्या निकलेगा, जीडीपी एट एमपी निकलेगा, मतलब हम सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स की जो वैल्यू एडिशन ले लेंगे उसका समेशन करेंगे तो जीडीपी एट एमपी निकलेगा. अब जीडीपी एट एमपी से अगर हमें कहाँ पहुँचना है, एनएनपी एट एफसी मतलब नेशनल इनकम पे, सो हमें जीडीपी एट एमपी में से माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, तो हम ग्रॉस से नेट पे आएंगे, फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे आएंगे और फिर एमपी से एफसी पे आएंगे, तब हम पहुँचेंगे एनएनपी एट एफसी पे. सो अल्टीमेटली जो सॉल्व करने का एक फ्लो चार्ट इन्होंने बताया है वो ऐसा बताया है कि 3 पॉइंट्स आप लेंगे. पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज इन प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल इंटरप्राइजेज इन सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज इन टर्चरी सेक्टर. इन तीनों सेक्टर की जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उनका समीशन करेंगे. सो जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा जीडीपी एट एमपी. अब जीडीपी एट एमपी से हमें एनएनपी एट एफसी पे जाना है तो पहले हम ग्रॉस से नेशनल पे जाएंगे, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर डोमेस्टिक से कहाँ जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम, नेशनल पे जाएंगे तो नेशनल पे जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे, फिर एमपी से एफसी पे जाएंगे तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. यहाँ अब नेक्स्ट टॉपिक दिया है प्रिकॉशन रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड. अब जब वैल्यू एडेड मेथड आप यूज़ करेंगे तो आपको कुछ प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि फर्स्ट इन्होंने पॉइंट दिया है वैल्यू ऑफ सेल, value of the sale and purchase of second hand goods is not included in the estimation of value added or GDP because value of second hand goods is already accounted for the year when they are produced. second hand goods की sale purchase को हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं GDP at MP वाली मेथड में, मीन्स वैल्यू एडेड मेथड में. क्यों नहीं लेते हैं सेकेंड हैंड गुड्स को, क्योंकि जब ये फर्स्ट हैंड गुड्स होंगे मीन्स न्यू गुड्स होंगे तब ये जब प्रोड्यूस हुए होंगे तो इनकी अकाउंटिंग ऑलरेडी हो गई होगी, मीन्स इनकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो गई होगी. कमीशन अर्न on account of sale of purchase of second hand goods is included in the estimation of value added because commission is reward for the services. क्योंकि हम क्या करते हैं, सर्विसेज के बदले जो रिवार्ड मिलता है वो ज़रूर हम रिकॉर्ड करते हैं, सर्विस रेंडर करने के बदले जो पैसा मिलता है हम वो देते हैं, तो कमीशन अर्न जो भी होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे. पॉइंट नंबर 3 is own account production of goods of the producing units is taken into account while estimating the value added because these goods are like those produced for the market. They are simply not sold owing to their needs by the producer themselves. Car used by the car producer for transporting their employees. अब जैसे कार कंपनी वाले हैं तो वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कार का यूज़ कर रहे हैं, अपनी सेल्फ प्रोडक्शन की कार यूज़ कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए, पर वो कार तो प्रोड्यूस हुई है तो उसका वैल्यू एडिशन तो हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसका प्रोडक्शन तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज टेकन इन टू अकाउंट अगेन बिकॉज दीज आर लाइक प्रोड्यूस गुड्स इन द मार्केट. सेल्फ कंजप्शन के लिए भी जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें भी हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि वो मार्केट, अगर वो मार्केट में बिकते तो हम उनको रिकॉर्ड करते कि नहीं करते. अब बस फार्मर, जैसे फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया सेल्फ कंजप्शन के लिए, अगर वो मार्केट में बेचता तो रिकॉर्ड करते, तो ऐसे अगर वो खुद की फैमिली को कंजप्शन के लिए कर रहा है वीट का प्रोडक्शन तो हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे. यहाँ 3 पॉइंट्स और दिए हैं. वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन इज नॉट इंक्लूडेड क्योंकि हम वैसे भी फॉर्मूले में उसको माइनस कर रहे हैं. बिकॉज वैल्यू एडिशन ऑफ इंटरमीडिएट, बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, क्योंकि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स की प्राइस इंटरमीडिएट कंजप्शन ऐड रहता है ऑलरेडी, तो आपको अलग से इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है.
imputed rent on the owner occupied house is to be taken into account because all houses have rental value. जो ऑनर जिस हाउस में रह रहा है उसकी जो वैल्यू है, एक अनुमानित वैल्यू भी हम रेंट की रिकॉर्ड करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर वो किसी और को देता ये रेंट पे घर, तो फिर वो उसको रिकॉर्ड कर रहा था एज अ इनकम. नो मैटर दीज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड और रेंटेड. हाउस की वैल्यू जो ऑनर की है वो तो रिकॉर्ड करेंगे. And last point is service for the self consumption are not considered while estimating value added simply because it is difficult to estimate their market value. For example, service of the housewife. जो सेल्फ कंजप्शन की सर्विसेज हैं हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. सेल्फ कंजप्शन के गुड्स को रिकॉर्ड करना है, प्रोडक्शन को रिकॉर्ड करना है, पर सर्विसेज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि उनकी वैल्यू एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है. उनकी कोई मार्केट वैल्यू एस्टिमेट नहीं कर सकता. जैसे सर्विस ऑफ हाउस वाइफ्स, इनकी जो वर्क है उसकी वैल्यू का एस्टिमेशन कभी कोई नहीं कर सकता. Here I have taken an example to understand the gross value added method. On the basis of following data about an economy which consists of only 2 firms, find out. 2 फर्म्स हैं हमारी जो इकोनॉमी है उसमें सिर्फ 2 फर्म्स हैं. आपको फाइंड करना है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. से डाटा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेल बाय फर्म ए 100. डाटा जो है इन लैक्स में दिया हुआ है. सेल बाय फर्म ए ने सेल किया है 100 लैक्स का. परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, फर्म ए ने परचेज किया है फर्म बी से. परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी ने परचेज किया फर्म ए से. इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा. सेल बाय फर्म बी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फर्म्स. एमपी से एफसी पे जाने के लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा. सो वैल्यू एडेड हम निकालते हैं पहले फर्म ए का. तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. क्वेश्चन में यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है फर्म ए का और ओपनिंग स्टॉक भी दिया है फर्म ए का, मतलब इनका एंटायर स्टॉक सेल नहीं हुआ है. सो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को किसके इक्वल मानेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. सो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको. वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन प्लस चेंज इन स्टॉक. और आप चाहें तो पहले अलग से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लीजिए और फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब परचेज फ्रॉम फर्म बी ये माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा. इन्होंने डायरेक्ट एक ही स्टेप में सॉल्व किया है. सेल मतलब ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस परचेज फ्रॉम फर्म बी मतलब ये हो जाएगा इंटरमीडिएट कंजप्शन प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक मीन्स 100 लाख माइनस 40 लाख प्लस 20 लाख माइनस 25 लाख. सो योर आंसर विल बी 55 लाख. सेम कंडीशन आप फर्म बी के साथ करेंगे वैल्यू एडेड बाय द फर्म बी. सो ऐसे ही आपका वैल्यू एडेड निकल आएगा. ये जो आंसर निकलेंगे वो निकलेंगे जीडीपी एट एमपी. अब इन्होंने बोला है आपसे कि आप जीडीपी एट एफसी निकालिए तो एमपी से एफसी पे जाना है. सो हम क्या करेंगे? इकोनॉमी का जीडीपी एट, क्योंकि वो पूरी इकोनॉमी का निकालने को बोला हुआ है. सो हम दोनों फर्म के जो वैल्यू एडेड के आंसर आए उनको प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो आपका आंसर आ जाएगा वैल्यू एडेड और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट.